हाँ जी, और अगर अमाउंट इन्वेस्ट की जा रही है शेयर्स या डिबेंचर्स के अंदर कंपनी के, तो ये भी देखना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो जो भी इन्वेस्टमेंट अगर कोई शेयर्स के अंदर है, डिबेंचर्स में है, तो उससे संबंधित जो इन्वेस्ट करने वाला है उसके अधिकार क्या क्या हैं। ठीक है, तो और उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को अपने इन्वेस्टर के लिए कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, बैलेंस शीट क्या शो कर रही है, पोजीशन, फाइनेंशियल कंडीशन कंपनी की, ये भी देखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन एक्वायर करनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग कि क्या वर्किंग कैपिटल जो है वही टाइमली आपका पैसा जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में लग रहा है, टाइमली मटेरियल आ रहा है, बन रहा है, फिनिश गुड्स बन रहे हैं, सेल हो रहे हैं, फिर फर्दर और क्या है, कोटेशंस फिर आ रही हैं और मटेरियल आ रहा है, तो टाइमली स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट सेफ है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही कैन सबमिट हिज रिपोर्ट टू द इन्वेस्टर कि आप डिसीजन ले लीजिए कि वेदर इफ़ यू थिंक दैट इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अब बात आती है कि इन्वेस्टिगेशन की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ ओनर ऑफ द बिजनेस, या इन्वेस्टिगेशन हम बात करें ऑन द बिहाफ ऑफ प्रोप्राइटर इन केस ऑफ सस्पेक्टेड फ्रॉड, कि अगर बिजनेस का खुद का ही ऑनर जो है उसको क्या है, शक है कि उसके कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो ढंग से काम नहीं कर रहे, उस पर शक है, तो वो क्या है, उस शक के तहत उस सिचुएशन में क्या कर सकता है, बहुत इन्वेस्टिगेशन करा सकता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, और बहुत कॉन्शियस तरीके से, बहुत इंटेलिजेंट तरीके से वो एग्जामिनेशन कराया जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से एग्जामिनेशन कराया जाएगा। और इसमें क्या होता है, सिचुएशन कई बार क्या होता है, उसे लगता है एक ऑनर को कि भाई मेरी कंपनी में या तो एम्बेजलमेंट ऑफ कैश हो रहा है, या गुड्स एम्बेजलमेंट हो रहा है, या कैश के साथ या गुड्स के साथ मिस अप्रोप्रिएशन की जा रही है, और वो ऑडिट के अंदर डिटेक्ट नहीं हो पा रही। कई बार क्या होता है, ऑडिटर की भी गलती होती है, मिल जाते हैं ऑडिटर, हम पहले भी ये उनके डीमेरिट्स पढ़ चुके हैं कि ऑडिटर के क्या आपस में मिल जाए एम्प्लॉयज़ के साथ, और वहाँ पर फिर एम्बेजलमेंट हो जाती है। इंटरनल चेक सिस्टम भी अच्छा नहीं है जिससे पता चल सके। तो इन्वेस्टिगेटर सबसे पहले ये देखेगा कि क्लाइंट को सस्पिशन या शक है क्या। ठीक है, तो क्या कारण है, और वो ये भी देखेगा कि किस तरह का शक है, कि वाकई एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स है कि या कैश या मैनिपुलेशन हुआ है अकाउंट्स के साथ। और उसको अगर लगता है कि क्लाइंट को शक है किसी के ऊपर, ओनर को, कि इसने कोई फ्रॉड या कुछ एम्बेजलमेंट किया है, तो वो भी सब कुछ पूछेगा। ठीक है, इसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेटर पहले इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो भी अडॉप्ट किया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि कैसे इंटरनल लेवल के ऊपर अकाउंट्स को, कैसे ट्रांजैक्शंस को मेंटेन किया जाता है, कैसे मैनेजमेंट संभाला जाता है। ठीक है, तो वो चेक करेगा, एनालाइज करेगा कि सारी एक्टिविटीज़, भाई रिसिप्ट्स कैसे मैनेज की जाती हैं, कैश की पेमेंट कैसे मैनेज की जाती है, और जब गुड्स डिस्पैच होती हैं, ठीक है, तो आपकी तो किस हिसाब से जो उनके रसीदें वगैरह उनको कैसे मैनेज किया जाता है, तो वहाँ कहाँ कहाँ फ्रॉड हो सकता है रिगार्डिंग कैश एम्बेजलमेंट, रिगार्डिंग गुड्स एम्बेजलमेंट, तो वो वहाँ वहाँ क्या करेगा, प्रॉपरली एनालाइज करेगा, और ये देखेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो कैशियर है उसका प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक एक्सेस है क्या, क्योंकि हमने बात की थी कि जो ये दो पर्सन्स होंगे, कैशियर और बुक्स बनाने वाला, वो अलग अलग होंगे। अगर सेम होता है तो फिर एक्टिविटीज़, फिर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में धांधली हो सकती है, ये हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को भी पढ़ेगा, कंपनी कैसे काम कर रही है डिटेल में वो पढ़ेगा, और कोई फॉल्ट्स अगर हैं उसकी वर्किंग में तो वो भी ये चेक करेगा, और स्पेशल वो तवज्जो देगा कि किन किन एरियाज़ में फ्रॉड हो सकता है, तो कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है। जब इन्फॉर्मेशन सारी उसे मिल जाएगी तो इन्वेस्टिगेटर डिसाइड करेगा कि अब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर क्या होगा। ठीक है, कि कहाँ, पहले तो देख लो कि शक है कहाँ पर। ठीक है, तो अब कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अब 3 तरह के फ्रॉड्स हो सकते हैं, एम्बेजलमेंट ऑफ कैश, एम्बेजलमेंट ऑफ गुड्स, या अकाउंट्स के साथ मैनिपुलेशन। तो अब फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या आ रहा है, इन्वेस्टिगेटर क्या देखेगा, अगर एम्बेजलमेंट ऑफ कैश ये सस्पेक्शन है आपके ओनर को, तो वो पहले पूरा वाउचिंग और वेरीफाई करेगा कैश को। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले वो सारे बैलेंसेस जो हैं कैश बुक के वो एग्जामिन करेगा, सर्टिफिकेट्स जो भी हैं ओपनिंग या क्लोजिंग बैंक बैलेंसेस के वो सारे चेक करेगा, और जो कैश इन हैंड है उसको फिजिकली वेरीफाई करेगा कि कितना वाकई उतने नोट, उतनी अमाउंट, उतनी करेंसी है या नहीं है। पासबुक जो है वो टैली हो रही है
कैश बुक के साथ जितना पैसा वो आया उतना है क्या। स्पेशल अटेंशन दी जाएगी कि क्या किन डेट्स के ऊपर अमाउंट्स रिसीव हुई थी और बैंक में डिपॉजिट की गई थी, और चेक करेगा कि वाकई जो रिसिप्ट्स हैं उस पर्टिकुलर दिन की वो क्या है बैंक में डिपॉजिट की गई या नहीं की गई, ये चेक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जो भी, और ये चेक करेगा कि जितने भी बैंक की पे स्लिप्स होती हैं उनकी जो काउंटर फॉइल कॉपीज़ हैं वो टैली हो जाएं कैश बुक के साथ। ऑब्वियस सी बात है ना, एक एक ट्रांजैक्शन है, अमाउंट कैश की धांधली हुई है तो उसके साथ एक एक जो भी बैंक में कितनी बार पैसा गया तो उसकी काउंटर फॉइल तो होगी ना, कॉपी वो तो अटैच करनी ही पड़ती है कैशियर वगैरह को या जो भी उसके साथ। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वो मैच करेगा कैश बुक के अंदर जो एंट्री है उसकी काउंटर फॉइल कॉपी पेरिंग रिसिप्ट्स की है या नहीं है, या टीमिंग एंड लीडिंग जो है वो प्रॉपरली, तो चेक वेदर वो भी क्या है आपका हैज़ बिन क्या क्या। कई बार क्या होता है कि टीम एंड लीडिंग कमिट किया गया, ये आपको बताया था पहले कि क्या होता है। अच्छा, काउंटर फॉइल सभी रिसिप्ट की अगर मान लो कुछ मिला है, रिसीट्स मिली हैं जो आपने इशू की, रिसिप्ट्स जो रसीदें जो इशू की हैं, ठीक है, वो भी टैली कर रही हैं क्या आपकी पेटी कैश बुक्स वगैरह से। और अमाउंट्स जो रिसीव हुआ है डेटर्स से वो भी वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो भी आपकी रिसीट्स बुक्स हैं तो डेटर्स से जो पैसा आ रहा है वो क्या कैश में उतना आ रहा है जितना डेटर्स है, तो डेटर्स जितने अमाउंट के रिड्यूस है उतना क्या कैश आया है आपकी बुक्स के अंदर, कैश के अंदर। अच्छा, उसे ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो अमाउंट डिपॉजिट की गई है whether the amount has been deposited into the accounts of, अच्छा ये भी देखना पड़ेगा कि अकाउंट्स ऑफ, आई थिंक क्रेडिटर्स आना चाहिए था यहाँ पर, कि क्रेडिटर्स के खातों में भी क्या है अकाउंट्स जो हैं वो अमाउंट डिपॉजिट किया गया या नहीं किया गया। तो जितनी भी रिसिप्ट्स हैं, ऑल रिसिप्ट बुक्स करंटली जो यूज़ में आ रही हैं वो क्या है लॉक्ड हैं या नहीं है, कि कोई फेक उनका बना के उसका यूज़ तो नहीं करा। तो प्रॉपर ऑफिसर की कस्टडी के अंदर होनी चाहिए आपकी रिसीट बुक्स। अगर ऑल्टरेशन किया गया है काउंटर फॉइल्स के अंदर तो वो भी ड्यूली ऑथराइज्ड होना चाहिए किसी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल पर्सन द्वारा, कि पता चले कोई और ही आपकी रसीदें कट रही हैं। ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं डेटर्स को या क्या है आपका उनको, और या कोई डेटर जो थे वो एज ए बैड डेट डिक्लेयर किए गए हैं तो वो भी ऑथराइज होना चाहिए रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर द्वारा। पेमेंट्स के रिगार्डिंग सारे वाउचर्स एग्जामिन किए जाएंगे, सारी कॉपीज जो है वाउचर्स की वो जो भी मांगी जाएंगी वो डिमांड की जाएंगी, देनी पड़ेंगी। वेजेस और सैलरीज जो हैं और रजिस्टर जो है वो एग्जामिन किया जाएगा डिटेल के अंदर, और चेक किया जाएगा कि वाकई जो लिस्ट ऑफ वर्कर्स जो थे कंटेन्स द नेम ऑफ पर्सन हु आर नॉट एक्चुअली द, और ये प्रॉपर मैनेज किया भाई, कहीं ऐसे तो लिस्ट ऑफ वर्कर्स नहीं है ना, कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है ना लिस्ट ऑफ वर्कर्स में कि जो एक्चुअल में काम ही नहीं कर रहा लेकिन फिर भी उसके रिगार्डिंग है ना पेमेंट की जा रही है एम्प्लॉयज़ की, और पेमेंट मतलब अमाउंट पेबल है एम्प्लॉयज़ की। ठीक है, और वो वाकई ये देखना पड़ेगा पे की गई है पे नहीं की। वही बात है किसी के नाम से आप दिखा रहे हो वर्कर, नकली फ्रॉड वर्कर, एक डमी वर्कर दिखा रहे हो और किसी के नाम से पैसा निकाला जा रहा हो, तो वो भी देखना पड़ेगा कि वेजेस सैलरीज के तहत तो कोई क्या है कैश एम्बेजलमेंट नहीं हो रहा। पेटी कैश बुक एग्जामिन की जाएगी डिफरेंट, और क्या है सारे खर्चे जो भी हैं छोटे मोटे वो भी वाउच किए जाएंगे सारे वाउचर्स के साथ। पेमेंट क्रेडिटर्स की करने से पहले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, टैली करना पड़ेगा क्रेडिटर्स के लेजर्स के साथ कि हाँ वाकई वो मेजर होता या नहीं होता, कि भाई क्रेडिटर्स को प्रॉपरली पे किया या नहीं किया। अच्छा, तो प्रोसीजर ऑफ पेमेंट मतलब प्रॉपर जो बैंक से ही आपका एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्रेडिटर्स के खाते में कितना गया और बैंक के खाते से कितना निकला। अब गुड्स का एम्बेजलमेंट जो है ये थोड़ा डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। ये क्या होता है, कहते हैं कई बार क्या होता है कि कई बार गुड्स जो होती हैं चीज़ें वो बहुत छोटी होती हैं और लाइट वेट की होती हैं बट वैल्यूएबल होती हैं, तो उस केस के अंदर ये अगर ये फ्रॉड को डिटेक्ट करना है तो उसमें गुड्स इन वर्ड बुक्स, गुड्स परचेज बुक, ठीक है, आई होंगी चीज़ें, और परचेज बुक है, परचेज रिटर्न है, सेल्स ग्रोस सेल्स आपकी कितनी है वो चेक करनी पड़ेगी, सेल्स रिटर्न चेक करना पड़ेगा डिटेल के अंदर। स्टॉक जो है उसकी क्वांटिटी वो भी चेक करनी पड़ेगी कि कितनी पड़ी है स्टॉक रजिस्टर के अंदर। ट्रायल बेसिस के ऊपर आई हैं, सेल्स और रिटर्न बेसिस के ऊपर आई हैं, प्रॉपरली रिकॉर्ड ही ना की गई हों। अगर रिटर्न आई हैं आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, ठीक है, और वो आप
क्या अपने साथ घर लेके कोई जा रहा है एम्प्लॉय, फिर उसको आगे बेच रहा है, फिर ये भी तो प्रॉब्लम हो गई ना। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक्स फिजिकली वेरीफाई करना पड़ेगा कि बचा कितना, आया कितना था, हर महीने कितना सेल हुआ, प्रॉपरली वेरीफाई करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स ये कैसे होता है कि यूजुअली क्या होता है कि अकाउंट्स जो मैनिपुलेट किए जाते हैं वो बहुत जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, जिनको पास ज़्यादा सैलरी कमीशन मिलता है, वो धांधली करते हैं अकाउंट्स के अंदर। ये छोटे मोटे जो कैश एम्बेजल करना, गुड्स एम्बेजल करना, ये कैशियर वगैरह इनका काम होता है। बड़े लेवल के ऊपर क्या है, आपके अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है। तो कई बार क्या हो जाता है, ये आपका ओनर्स ऑफ बिजनेस, ओनर भी खुद करते हैं कई बार। ठीक है, जब उनको क्या है कोई लोन लेना है या बिजनेस सेल करना है, तो क्या होता है वो मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को कि भाई उन्होंने क्या है भाई सेल ज़्यादा दिखा दिया, रिवेन्यू ज़्यादा दिखा दिए, प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया ताकि लोन मिल जाए। ठीक है, पोजीशन उनकी फाइनेंशियल अच्छी हो जाए। तो वो मैनिपुलेट करते हैं अकाउंट्स को ऑडिटर के साथ मिलके। तो इन्वेस्टिगेटर को ये भी देखना चाहिए अकाउंट्स जो है डिटेल में कि कहीं मैनिपुलेट तो नहीं हो रहे अकाउंट, और जो भी आपकी नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट का प्रोपोर्शन है सेल्स के रिस्पेक्ट में ऑफ पास्ट ईयर्स, पिछले क्या रेशो रहा है वो भी एग्जामिन करना पड़ेगा। और ईयर एंड ट्रांजेक्शन शुड ऑल्सो भी एग्जामिन। और क्या है आपकी ईयर एंड ट्रांजेक्शन्स की, साल दर साल की जो ट्रांजेक्शन्स हैं आपकी, वो भी क्या हैं टोटल एंड की, वो भी एग्जामिन करनी पड़ेंगी ध्यान से। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाती है पूरी, तो इन्वेस्टिगेटर को एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी क्लाइंट को। ठीक है, जिसके अंदर वो क्या करेगा, वो सारी सिचुएशंस बताएगा कि यहाँ एम्बेजलमेंट हो सकती है, यहाँ कैश एम्बेजल हो सकता है, यहाँ गुड्स एम्बेजल हो सकती हैं, ताकि फ्यूचर में सजेशन एक प्रिवेंट किया जाए कि हाँ यहाँ पर निगरानी रखनी है ओनर को। ठीक है, अब क्या आता है इन्वेस्टिगेशन बाय टैक्स अथॉरिटीज़, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कई बार क्या होता है कि टैक्स अथॉरिटीज़ ऑर्डर करती हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कि बुक्स ऑफ बिजनेस के अकाउंट्स का जो भी इन्वेस्टिगेट किया जाए कि वेदर की टैक्स पेयर ने क्या किया, प्रॉपरली रिटर्न्स जो हैं वो पे किए हैं या नहीं किए, जो भी इनकम बनती थी उस असेसमेंट ईयर की, तो प्रॉपरली पे किया है या नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो टैक्स को अवॉइड कर रहा है, टैक्स इवेजन सुना होगा आपने, तो कई लोग टैक्स बचाते हैं। ठीक है, मतलब छुपाते हैं, सॉरी, तो वो और दैट इज़ वेरी बैड। ठीक है, अच्छा, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन इज़ वेरी बैड। तो अब वो क्या कहता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया जाएगा अंडर सेक्शन 147 ऑफ इनकम टैक्स 1961। ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्या किया जाएगा, 2 सर्कमस्टांसिस के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है क्या कि फॉल्ट है, एरर है टैक्स पेयर के, उसने क्या है रिटर्न जो है इनकम के ऊपर फाइल या तो नहीं किया है पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर में, या सारे फैक्ट्स जो थे वो क्या है डिक्लेयर नहीं किए हैं टैक्स को अवॉइड करने के लिए, जो कि एक्चुअल में इनकम का पार्ट थे जिसके ऊपर टैक्स बनता था, और टैक्स छुपाने के लिए उसने क्या किया है, उसने वो एस्केप कर गया टैक्सेशन से। तो वो तब क्या करेगा, तो ये उस वो सिचुएशन के अंदर क्या है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ठीक है, कि भाई ट्रांजैक्शन ही छुपा दी कि वो क्या है, ताकि मैं इनकम ही कम दिखा दूं और टैक्स से देने से बच जाऊं, तो वहाँ फ्रॉड किया है टैक्स छुपाने के लिए, टैक्स पेयर ने इनकम ही इस तरह से बताई है। इसके अलावा अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है और कि टैक्स पेयर हैज़ नॉट डिक्लेयर्ड अ लॉट ऑफ इनकम दैट ही शुड हैव बीन, कहता है कि और उसने क्या है उस टैक्स पेयर ने डिक्लेयर ही नहीं की इतनी इनकम जिसको टैक्स लगाया जा सके। तो इसका पर्पस क्या होता है इन्वेस्टिगेशन का, कि डिटेक्ट करना कि वाकई इनकम जो है, अमाउंट ऑफ इनकम जिसके ऊपर टैक्स को छुपाया गया या एस्केप किया गया, और जिसके लिए मतलब ये जो और इसके लिए क्या हो डिसीजन लिया जाए एडिशनल टैक्स लायबिलिटी इस, और क्या है कहता है जिसके लिए एस्केप किया कि टैक्स ना देना पड़े, एंड फॉर विच दैट डिसीजन ऑफ लिविंग एडिशनल टैक्स लायबिलिटी स्टिल बैलेंस, और जिसके ऊपर क्या है एडिशनल टैक्स लायबिलिटी भी बैलेंस्ड है कि इसके ऊपर टैक्स और भी देना पड़ेगा, उसी इनकम को आप क्या है छुपा रहे हो। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेटर क्या कर सकता है, स्पेशल अटेंशन देगा कुछ पॉइंट्स के ऊपर। इन्वेस्टिगेटर देखेगा कि रिसिप्ट और पेमेंट्स जो हैं कैश की, वो डिटेल के अंदर चेक करेगा कि कोई भी सोर्स ऑफ इनकम छूट ना जाए टैक्स लगने से। तो सारी इनकम जो है वो
आ जाए उन खातों के अंदर जिसके ऊपर प्रॉपर टोटल इनकम बनती है। इन्वेस्टिगेटर ये देखेगा कि बैंक पासबुक जो है वो बहुत ध्यान से देखेगा कि चेक करने के लिए कि रिसिप्ट और पेमेंट चेक्स के थ्रू कितनी हुई है। ये देखेगा कि क्या इनकम का सोर्स जो था जहाँ फ्रॉम विच पेमेंट्स आर बीइंग, जिनसे पेमेंट हुई हैं, तो वो भी देखेगा कि कहाँ से इनकम आई थी, कहाँ पेमेंट की हैं, और वो पैसा आया कहाँ से, ये भी देखेगा। ये भी देखेगा कि जो चेक्स कैंसिल हुए हैं वो भी देखेगा। वो सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज देखेगा जिसके प्रीमियम पे किए गए हैं। ये भी देखेगा कि सारी एसेट्स और सारे जो भी सोर्सेज थे इनकम के जो क्लियरली शो नहीं किए गए हैं इन रिटर्न ऑफ इनकम, ये भी वो सारे चीज़ें फाइंड आउट करेगा कि जहाँ जहाँ सोर्सेज थे, कि आपने पता ही है कि आपको 5 सोर्सेज होते हैं इनकम के। आपने इनकम टैक्स पढ़ा है, क्या होता है आपका, सैलरी है, हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन है, पीजीबीपी है, प्रॉफिट एंड गेन ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशन, अदर सोर्सेज है। तो वो सभी देखेगा कि क्या है आपका। अब तो ये कंपनी के केस में है ना, वो तो एक इंडिविजुअल के केस की हम बात कर रहे हैं। तो उसके केस के अंदर भी क्या होता है आपका कि जो भी हेड्स बनते हैं, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज से क्या है आपका इनकम जनरेट हो रही है, वो प्रॉपरली सारे सोर्सेज से इनकम पता चली है या नहीं, जितना रिटर्न इनकम का बनता है। तो सारे सोर्सेज जितने भी हेड्स बनते हैं उनसे पता चली इनकम टोटल या नहीं। वेदर द इनकम और एक्सपेंडिचर हैज़ बीन ऑथराइज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टैक्सेशन, क्या इनकम और खर्चे जो भी किए गए हैं वो ऑथराइज्ड हैं एज पर टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और क्या खर्चों को कहीं ज़्यादा तो नहीं दिखाया गया कि टैक्स की लायबिलिटी बचाने के लिए। रिजर्व्स और प्रोविजंस को एग्जामिन करना पड़ेगा डिटेल के अंदर, ठीक है। और क्या है, चेक करना पड़ेगा कि सेल्स जो है वो करेक्टली अकाउंटेड की गई है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेल्स को डिफ्लेट किया गया है ताकि भाई रिवेन्यू कम दिखाओ, प्रॉफिट्स कम दिखाने पड़ेंगे, सेल टैक्स इवेजन कर सकते हैं। तो ये भी चेक करना पड़ेगा कि परचेजेस को तो कहीं इन्फ्लेट नहीं किया गया, भाई खर्चे की साइड बढ़ा दूँ मैं, ठीक है, फिर प्रॉफिट्स कम आएंगे तो टैक्स कम पे करना पड़ेगा। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी देखना पड़ेगा कि कैसे वैल्यूएट किया गया है, किस प्राइस पर वैल्यूएट किया गया है, कि स्टॉक की वैल्यूएशन कम दिखाएंगे तब भी ये है, या ओवर वैल्यूड दिखा दें तो प्रॉब्लम है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। इन्वेस्टिगेटर को रिपोर्ट बनाएगा फिर वो, ठीक है। और कोई भी डेफिशिएंसी है, इंफॉर्मेशन नहीं मिली है और ही वाज और से प्रोवाइड प्रॉपर, और या उसको कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है, तो वो देख सकता है कि तो उसे वो एक तरह से ही शुड ऑल्सो उसको प्रॉपरली टैक्सेबल इनकम भी क्या है उस टैक्स पेयर की क्या है, एज अ कंपनी जो भी टैक्स पेयर है वो क्या है, उसको कंप्यूट करनी पड़ेगी उस टोटल इनकम को भी। तो जो भी खामी आई है इंफॉर्मेशन में जो उसे नहीं मिली है, वो भी उसे क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि ये खामियां रही हैं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिली है, तो प्रॉपरली शायद इनकम या वो खर्चा भी ना पता चल पाया हो जिसकी वजह से टैक्स इवेजन हुआ वो। और वो कोशिश करेगा कि टैक्स लायबिलिटी जितनी बनती है या टैक्सेबल इनकम जितनी बनती है वो क्या है वो डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, ये चैप्टर कंप्लीट।